स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस स्पेशल सेशन में। दोस्तों, आज मेरे साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के एग्ज़ाम के जो हाल ही में रिजल्ट आए हैं उसके रैंक 38 अभिषेक शर्मा मेरे साथ हैं। वेलकम अभिषेक, वेलकम टू स्टडी IQ। थैंक यू सो मच सर। तो अभिषेक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रैंक 38 आने के बाद, इट्स अ 2 डिजिट रैंक और बहुत ही अच्छा रैंक है, कैसा लग रहा है? लाइफ कैसे बदली है रैंक आने से पहले और रैंक आने के बाद? आई थिंक सर इट्स टू सून टू से समथिंग, बट ये समझ आ रहा है कि कुछ तो बदला है। फ़ोन बजे ही जा रहा है सर जब से रिजल्ट आया तब से। देन सर लोग थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं। आई हैड अ टॉक विद माई पेरेंट्स। कई लोग जिनसे कई सालों से बातें नहीं हुई, उनका फ़ोन आया उनके पास। अभी सर मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ इश्यू आया था, तो एवरीवेयर आई वेंट, मेरी रैंक मुझसे पहले वहाँ पहुँच गई थी, तो थोड़ा प्रोसेस इजी हो गया वो। दैट मस्ट बी अ फीलिंग। आई वॉज अवेयर, मतलब आई वॉज नॉट यूज टू दैट फीलिंग ना सर। तो आई वॉज अवेयर और आई वॉज प्रिपेयर्ड कि दिन भर भटकना पड़ेगा तब जाके एफिडेविट बनेगा, बट द प्रोसेस वेंट स्मूथली। सो आई थिंक देयर आर सम पर्क्स टू इट। तो अभिषेक, मतलब रिजल्ट आने से पहले व्हाट एग्जैक्टली डिड यू एक्सपेक्ट? क्या सोचा था कि यार, मतलब लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा, या लिस्ट में अगर होगा तो वो कहाँ होगा, क्या रैंक आएगा, मतलब व्हाट वर द फीलिंग्स? सर एक्सपेक्टेड तो था कि लिस्ट में नाम आना चाहिए। ओके। देयर वाज अ स्लाइट हिकअप इन मेंस। मतलब ऑप्शनल पेपर 1 में आई हैड टू लीव 40 मार्क्स का ब्लैंक बिकॉज ऑफ सम टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। अच्छा जी सर। ओके। तो अगर सर वो नहीं छूटा होता तो आई वॉज 100%, मतलब मैं 100% कॉन्फिडेंट होता कि आ ही जाएगा, लिस्ट में आएगा ही आएगा, एंड विद अ गुड रैंक। बट क्योंकि वो हुआ था तो बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा तो था कि भाई 40 नंबर बहुत होते हैं। 1% हो सकता है कि ना हो लिस्ट में। 40 नंबर बहुत होते हैं। फिर सर एक ये फीलिंग होती है ना कि आपको पता होता है कि आपकी अच्छी रैंक आएगी, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती तब तक वो बस पता ही होता है। राइट। और मीनवाइल वर यू प्रिपेयरिंग फॉर जो अब प्रीलिम्स आने वाला है, मतलब रिजल्ट आने से पहले? आई वॉज ट्राइंग टू सर, पर हो नहीं पा रही थी पढ़ाई। अच्छा। लाइक आई वॉज नॉट एबल टू लुक एट दोज नोट्स भी। तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई रूममेट अंकित कि भाई अगर नहीं हुआ तो कैसे पढ़े जाएंगे ये नोट्स दोबारा 1 महीने में, क्योंकि नहीं पढ़े जा रहे थे सर। ठीक है। तो अभिषेक, एक बार ना आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं कि कैसे, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मेरे को IAS करना है? व्हेन डिड यू डिसाइड कि यार इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और IAS में जाना है? सर द फर्स्ट थॉट तो पता नहीं कब आया होगा, बट जब मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि इट विल बी अ करियर पाथ कभी फ्यूचर में, वॉज व्हेन आई कुड नॉट जॉइन NDA ड्यू टू सम। और ये किस साल की बात है? सर आई वॉज इन 12th, सो इट वॉज 2018। अच्छा जी। okay. मैं 12वीं में था। 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम से पहले ही सर आई वॉज रिकमेंडेड, तो मेरे को लगा कि अब तो लाइफ शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो NDA जाने का पूरा प्लान था आपका? जी सर। फिर देन सर मीनवाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE ऑल्सो। ओके। मैं NDA दिया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, SSB गए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, हो गया सब। तो लग रहा था कि यार लाइफ इज़ वेरी इजी, सॉर्टेड है। हाँ, कितना सिंपल था सब कुछ। ठीक है। बट सर then destiny hit, minor medical issues and I could not join Air Force. Okay. तो फिर सर आई थॉट कि भाई सोचा तो ऑफिसर बनने का ही था, मन में बन भी गए थे, तो फ्यूचर में कभी आई विल गो दिस वे, ऑफिसर बनेंगे, देश की ऐसे नहीं तो ऐसे सेवा करेंगे। तब ये नहीं था सर कब करनी है कैसे करनी है, ये था कि इवेंचुअली इस बात पे वापस आना है। बट JEE की प्रिपरेशन की थी, तो लेट्स डू BTech फर्स्ट, लेट्स टेक अ प्लेसमेंट, लेट्स डू अ जॉब, उसके बाद मे बी आई विल कम बैक टू द प्रिपरेशन, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। बट सर देन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन आई गॉट द टाइम टू प्रिपेयर पहले ही, एंड देन सर आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक किसी भी जर्नी में, कि फेलियर्स तो होते ही हैं, बट देन ऑल दैट मैटर्स इज कि आप उस फेलियर से बाउंस बैक कैसे करते हो और वापस अपनी गाड़ी ट्रैक पे कैसे लाते हो। थिंक आफ्टर वो NDA वाला जो आपका हुआ, एंड देन यू डिसाइडेड कि चल यार अब इंजीनियरिंग करते हैं, एंड इंजीनियरिंग के साथ देखते हैं, ऑफिसर तो बनना ही है। जी सर। यहाँ नहीं तो कहीं और सही। ओके। तो आपने प्रिपरेशन फिर अपने इंजीनियरिंग ईयर्स में शुरू कर दी? हाँ सर। आई रिमेंबर सेकेंड ईयर जब खत्म हो रहा था, December 2020 was when I started the preparation, थोड़ा थोड़ा करके, लाइक सेकंड ईयर के बाद। जी, बिपिन चंद्रा पढ़ना चालू करी, बेसिक बुक्स शुरू कर दी आपने? स्टैंडर्ड। ठीक है। NCERT वगैरह पढ़ी थी? नहीं सर। ओके। NCERT नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी? ओके। अच्छा, तो स्टैंडर्ड बुक्स उठाई और वो अपने आप से पढ़नी शुरू करी आपने? जी सर। ओके। तो इंजीनियरिंग के 3rd 4th ईयर पढ़ता रहा सर, ऑप्शनल भी करना था क्योंकि फिर पहले प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, देन सर टाइम बहुत जल्दी निकलता है जब आपको इतना सब पढ़ना होता है तो। करेक्ट। और उतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता था सर तब। ठीक है, तब मज़े में पढ़ते थे कि हाँ ये बुक है अच्छी लग रही है, पढ़ लेंगे, नोट्स बनाने हैं बना लेंगे,
सेकंड रीडिंग में। और कॉलेज में तो वैसे ही मजे का माहौल ज्यादा होता है। कॉलेज में था नहीं ना सर, कॉलेज में होता तो इतना भी नहीं पड़ता। कोविड टाइम था। हाँ जी सर, घर पे ही था। कॉलेज में होता तो आई वॉज श्योर कि मैं नहीं करता प्रिपरेशन इन 2 सालों में। तो कोविड तो आपके लिए एक वरदान की तरह आ गया एकदम। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखा जाए तो, है ना, कि घर पे थे और आराम से तैयारी भी हो गई। जी सर। ठीक है, तो तैयारी करी और साथ साथ में इंजीनियरिंग भी अपनी करती रहे, और फिर पास आउट होने के बाद प्रीलिम्स था सर, तभी जैसे फाइनल ईयर में फाइनल मंथ में हमको कॉलेज में वापस बुला लिया था फॉर द फाइनल एग्जाम्स अप्रैल में। अच्छा। तो अप्रैल 2022 वी वेंट टू द कॉलेज। फिर और मई में आई थिंक मई या 5 जून को आई थिंक उस साल प्रीलिम्स था। ओके। सोच के तो गया था कि सर प्रीलिम्स इतना पास है, पढ़ाई करनी है, बट 2 साल घर से जब कॉलेज के बच्चे वापस कॉलेज आए हैं तो वो महीना कैसे निकल गया बिना कुछ पढ़े पता ही नहीं चला। बट फिर भी 1 महीना था तो आई ट्राइड जितना हो पाए, बट नहीं हुआ था सर प्रीलिम्स फॉर वेरियस रीजन। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, और ये 2022 की बात बता रहे हो आप? जी सर। ठीक है। 2023 में भी नहीं हुआ था सर प्रीलिम्स, बट उसके बीच में मैंने प्रिपरेशन को काफी अपग्रेड किया था, बट स्टिल नहीं हुआ था। तो आई वाज क्लूलेस उस प्रीलिम्स के बाद। और पास आउट होने के बाद आप पूरा टाइम तैयारी कर रहे थे या कुछ साथ में और भी कर रहे थे? नहीं सर, कॉलेज प्लेसमेंट लगी थी, आई गॉट अ जॉब इन डेलॉयट। अच्छा। बट आई वाज ऑफर्ड वर्क फ्रॉम होम क्योंकि तब कोविड खत्म नहीं हुआ था अच्छे से, एंड देन द प्रोजेक्ट्स आई गॉट वर मोस्टली ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, तो फिर घर पे ही रहने मिल गया उस जॉब में। एंड द जॉब वाज नॉट वेरी हेक्टिक, काफी कम ही काम रहता था, टीममेट्स एंड मैनेजर वर सपोर्टिव। तो एक और नेचुरल ब्लेसिंग हाँ आपको मिल गई, इफेक्टिवली मान सकते हैं सर। हाँ। कि मैं कहने के लिए कहूँगा एक जॉब के साथ की, बट मेरे पास काफ़ी टाइम था पढ़ने के लिए। बट ऑल थ्रू आउट आपने खुद से तैयारी करी और बुक्स पढ़ के। और सेकंड अटेम्प्ट में जब आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब 2 साल तक प्रीलिम्स नहीं होता तो अक्सर, जैसे हम लोग भी बहुत कैंडिडेट से बात करते हैं और काफ़ी मतलब एक तरह से ना हिम्मत हारने वाली बात हो जाती है। आप 50% सोचते हो कि यार मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना भी हूँ या नहीं बना, मैं कभी क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एंड ऐसे में जैसे हमारी मेंटरशिप टीम है तो मेंटर्स हैं सारे, वो खुद उस जर्नी से निकले तो वो सही गाइड कर पाते हैं। तो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट मेंटल स्टेट जब 2 बार प्री नहीं हुआ कि यार करना है, लेकिन मतलब वो वाला माइंडसेट, मैं उस टाइम के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। सर घर पे ही था क्योंकि पहले दोनों अटेम्प्ट में तो पेरेंट्स साथ ही होते हैं। फिर सर हो क्या रहा होता है उस टाइम पे कि पेरेंट्स आपको समझा रहे होते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पेरेंट्स को समझा रहे होते हो और दोनों ही अंदर अंदर जानते हैं कि कुछ तो हुआ है। तो इट वाज दैट टाइम, तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड तो हो ही जाता है। मतलब ये ख्याल नहीं आया था सर कि, क्योंकि मुझको हमेशा से लगता था, मतलब इट माइट साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, कि मैं तो निकाल ही लूँगा इस एग्ज़ाम को अगर मैं लगा रहूँगा तो। बट वो अगर था सर, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने सोच लिया था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगा तो एक और अटेम्प्ट। ऑल्दो बाद में किसी टॉपर टॉक में आई डिसाइडेड कि जब तक मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं मैं सारे देता, तो अगर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नहीं होता तो आई वुड हैव गिवन ऑल 6 अटेम्प्ट्स, बिकॉज सर वो एक फीलिंग थी कि आई हैव व्हाट इट टेक्स, मैं कर लूँगा। अगर कई बार किस्मत ने साथ नहीं दिया या कई बार मेरी मेहनत में कमी रह गई तो कभी तो सब ठीक होगा सर। वो सर रश्मि रथी की लाइन्स हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आई बिलीव्ड इन दैट, कभी ना कभी तो सब कुछ अलाइन होगा। देन सर सेकंड फेलियर के बाद 3 महीने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, मैकेनिकली रोबोटिकली आई विल से आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। जैसे कि मैं लिखूंगा ही, मतलब उस टाइम पे आपने एक तरह से अपने आप को समझाया कि प्रीलिम्स तो मैं अगली बार कर लूंगा, बट लेट्स प्रिपेयर फॉर मेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन था आपके लिए। ओके, मतलब इतना नहीं समझा पाया था कि कर लूंगा अगली बार, बट मेंस कर लेते कभी तो करूंगा प्रीलिम्स, तो तब मेंस अच्छा रहना चाहिए। और प्रीलिम्स के जस्ट पास आके प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देंगे, कुछ ऐसा सोचा? और थोड़ा जल्दी ही करती थी सर, क्योंकि पिछली 2 बार नहीं हुआ था। और मैंने आपको बताया कि FRC गुड़गांव में मैं शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो दिसंबर मतलब 5-6 महीने वी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स। ओके सर, एक चीज़ जो काम की आई थिंक, और मेरे को बोल भी देनी चाहिए, कि जो स्टेज सामने है उस स्टेज के लिए पढ़ो। आई थिंक हर स्टेज से पहले उस स्टेज के लिए इनफ टाइम मिलता है। तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्री डोंट वरी अबाउट कि मेंस में क्या होगा, वंस यू हैव डन दी बेसिक प्रिपरेशन, कि आपके पास एथिक्स के नोट्स हैं, आपने सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़े हैं या नोट्स बना रखे हैं, तो फिर प्री से 1 महीने पहले आप ऑप्शनल के टेस्ट मत लिखो। क्योंकि मैं तो 5-6 महीने पहले से छोड़ चुका था आंसर राइटिंग, टेस्ट लिखना, सब कुछ। फिर सर मेंस में कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू की थोड़ा थोड़ा देखते रहो, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, तो नहीं, मेंस है तो मेंस पढ़ो। इंटरव्यू में भी सर आई गॉट दिस फीडबैक अ लॉट के प्री के लिए भी पढ़ते रहो, इट्स वेरी डाइसी। बट मैंने कहा एक ही बार तो सर मिला है इंटरव्यू देने का मौका, तो आई गिव एवरीथिंग इनटू इट। नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो जो स्टेज सामने है एग्जाम की, जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। आई रियली लाइक द क्लैरिटी जिससे आपने ये बताया ना कि यार जो स्टेज सामने है उसकी तैयारी करो, बाकी सब साइड पे देखा जाएगा। और अब थोड़ा सा ना एक बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं। जैसे ऑप्शनल चूज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना, तो हाउ डिड यू डिसाइड योर ऑप्शनल? सर मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था। 11th 12th में आई रियली यूज्ड टू लव द सब्जेक्ट।
फंडामेंटल बेसिस तो वही था डिसीजन का। मतलब सर जेई में भी आई स्कोर्ड द हाईएस्ट इन फिजिक्स ओनली। अच्छा, केमिस्ट्री ने डुबा दिया फाइनली। केमिस्ट्री सबको डुबा देती है। उस साल तो बहुत टफ थी सर, बट मेरा फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर था क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था वो सब्जेक्ट पढ़ने में। देन सर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में यू गेट टू थोड़ा सा आपको इंसाइट मिलती है कि है क्या फिजिक्स, क्योंकि सर सबको सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ के थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स पढ़ा तो थोड़ा सा मज़ा आया। फिर सर जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे फिजिक्स पढ़ के दोबारा से आई कैन गो बैक टू माई लव, देन आई थॉट व्हाई नॉट। बस उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा, मार्क्स कितने आते हैं। अच्छा। ये देखा था कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। तो आई गॉट इन टच विद डीपी वाजपेयी सर डायस, जो काफ़ी रेनाउंड कोचिंग है फिजिक्स की। वहाँ से मैंने आई जस्ट ट्रस्टेड ऑन हिम और आई थिंक वो फ्रूटफुल रहा। आई थिंक अगर आपको किसी सब्जेक्ट से प्यार है और आपको बड़ा क्लियर है कि वो सब्जेक्ट आपका है, तो आई थिंक दैट कैन बी द अल्टीमेट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑप्शनल। मतलब ऑफ कोर्स लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि यार जीएस में कितना ओवरलैप है, किसका मटेरियल इजीली मिल जाएगा, बहुत फंडे लगाते हैं, है ना। बट आई थिंक जो अल्टीमेट फंडा है, तो फंडा ऑफ फंडास वो यही है कि अगर किसी सब्जेक्ट से प्यार है और आपको क्लियर है कि प्यार है, हाँ जी सर, और वो सब्जेक्ट अवेलेबल है लिस्ट में, तो जस्ट गो अहेड एंड टेक इट। क्योंकि सर उसको इतना पढ़ना पड़ेगा ना कि प्यार नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे। चाहे उसमें 300 नंबर आते हैं 10 बच्चों के, बट आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपके नहीं आएंगे। एक बार जीएस मेंस की बात करते हैं ब्रीफली, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 की क्या मतलब, हाउ डिड यू गो अबाउट हैंडलिंग जीएस पेपर 1, सिंस लार्जली वो एक स्टैटिक पेपर है, तो क्या स्ट्रैटेजी थी? सर जीएस पेपर 1 सबसे लास्ट में टैकल किया था मैंने। 2-3 पे ज़्यादा फोकस दिया था क्योंकि शेड्यूल उस तरीके से था हमारे FRC4 का। उसके लिए सर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। मैंने अपने प्रीलिम्स वाले नोट्स उठाए, जो कि नॉट एसेंशियली प्रीलिम्स वाले थे, जो भी फंडामेंटल नोट्स थे हर सब्जेक्ट के, जैसे मॉडर्न के या उसके। मैं बस पलटता गया, लिखता गया इस पेज में से कि क्या चीज़ मैं आंसर में डाल सकता हूँ। सपोज मैंने कहीं पढ़ा था कि दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी है, आई थिंक इसको कहीं कोट किया जा सकता है। या ऐसी जो भी चीज़ें मिलती गई, मैं बस 4 पेज बने इफेक्टिवली, क्योंकि उन नोट्स में ये भी था कि कॉजेज़ क्या थे इस वॉर के, या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो एनालिटिकल चीज़ें थी और जो फैक्चुअल चीज़ें जो मुझको डालनी थी एनालिसिस के बीच में, वो मैंने लिख लिया, तो 4-5 पेज में निपट गए। ऐसे ही सर सोसाइटी वगैरह के मेरे कुछ नोट्स थे, उतना ज़्यादा मैंने उनको रेफर किया नहीं ऑनेस्टली। वही जो टेस्ट्स में क्वेश्चन आते थे, उसमें जो कीवर्ड्स थे उसके नोट्स उस मॉडल आंसर से बना लेता था, जो वैसे सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो मेरे नोट्स थे उसमें से आई एसेंशियली डिराइव डेटा, इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स। ओके, उससे ज़्यादा, क्योंकि सर वो नोट्स बहुत मैकेनिकल होते हैं सोटू से, जो आपने या तो किसी बुक से या किसी कोचिंग के मटेरियल से बनाए होते हैं, कि अर्बनाइजेशन में आपके 5 कॉजेज लिखे होंगे, 5 कंसिक्वेंस। आई थिंक उस तरीके से क्वेश्चन आते नहीं है। यू जस्ट डिराइव इंट्रोडक्शन, डेटा, कंक्लूजन एंड मॉडल आंसर्स से ये समझा कि क्वेश्चन अगर क्या पूछा है तो क्या लिखना है। आई थिंक इसेंशियली सर वही प्रोसेस था GS1 में, कि प्रीलिम्स में से मेंस वाला माल निकालो, उसको बार बार पढ़ो और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको फिट कर दो आंसर में। तो एज सच एक तो आपने नोट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये मेरे प्री के अलग नोट्स हैं या मेंस के अलग है, एक ही इंटीग्रेटेड नोट्स की कॉपी थी एंड उसमें यू जस्ट केप्ट ऑन एडिंग थिंग्स। जी सर, है ना। और दूसरी चीज़ आई थिंक जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई कि इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स पे एक्सक्लूसिवली काम किया आपने, तो वो मतलब थोड़ा सा इसको डीपली बता सकते हो मेरे को कि कैसे क्या था? आई एम श्योर मतलब पीपल वुड लव टू नो दैट। मतलब जैसे सर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड कोट, अब बहुत टाइम हो गया था मैं भूल गया हूँ, जो मैंने इंट्रो के लिए रेडी रखा था, ठीक है, विच इन अ वे डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन बट नॉट इन अ स्कॉलरली वे। इट डिफाइंस इट इन अ वे कि किसी को भी समझ में आएगा। इट्स समथिंग लाइक इवेंट्स हियर आर शेप्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग मेनी माइल्स अवे इज ग्लोबलाइजेशन। एवरीडे टाइप की डेफिनेशन, हाँ जी, किसी को भी समझ में आ जाए। हाँ, और नीचे किसने बोली है उनका नाम। तो आई वॉज श्योर कि ग्लोबलाइजेशन पर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये डेफिनेशन उस क्वेश्चन की डिमांड को मीट करेगी। आई विल स्टार्ट विद दिस, देन आई विल थिंक कि क्वेश्चन क्या है। इससे एक तो सर टाइम बचेगा मेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट टेल द वैल्यू ऑफ टाइम इन मेंस, क्योंकि मेरे खुद हर पेपर में 2-3 आंसर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे लास्ट में, जो कि मॉक्स में होना बंद हो गए थे, बट एक्चुअल मेंस में फिर भी हुए। बहुत रश करना पड़ा कि 10 मिनट में 2 या 3 10 मार्कर्स लिखने पड़ रहे हैं। तो टाइम जितना जहाँ बचा सकते हो वो अच्छा है सर। सिमिलरली कंक्लूजन, जैसे कास्ट सिस्टम में महात्मा गांधी ने बोला था कुछ कि कास्ट इज नॉट अ वॉल और अ बार्ब्ड वायर विच कैन बी ब्रॉट डाउन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड रिमूविंग इट टेक्स टाइम। तो सर अब PYQ जैसे आ चुके हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है क्या इंडिया से, तो पता है कि फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है। और नहीं भी आया, रैंडमली भी कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आया, तो ये कोट अच्छा ही लगेगा कंक्लूजन में। तो ऐसे ही जिस के लिए पॉसिबल हो पाया, हर चीज़ के लिए नहीं हुआ। जैसे SHGs हैं, तो किसी रिपोर्ट में कुछ डेटा है, या माइक्रो फाइनेंस पे है कुछ डेटा है, तो आई थिंक जहाँ पे। और सर एक और चीज़,
जब कुछ समझ नहीं आया, गो विद द डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में सोचो मत पेपर में बैठ के कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। हमेशा क्वेश्चन में एक ऐसा टर्म होगा जो लेमैन को नहीं पता होगा, जस्ट डिफाइन दैट। आपने नहीं भी पढ़ी है डेफिनेशन, मेक इट अप ऑन द स्पॉट, बस ऐसे कि किसी को समझा रहे होगे क्या होता है। आई थिंक इसलिए सर टाइम बहुत बचा है इंट्रोडक्शंस में मेरा। आई थिंक बहुत ही स्मार्ट और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शायद आपने बताई यहाँ पे। और मेरे को लगता है ना कि सिर्फ टाइम, बट अगर कोई उस आंसर को पढ़ता है तो आई थिंक इंट्रोडक्शन में जब आप इस तरह से स्टार्ट करते हो तो इट कैन एक्चुअली हैव अ इम्पैक्ट ऑन द रीडर ऑल्सो, कि यार इसको पता है चीज़ें, मतलब और जितना अच्छे से बना के दिया है तो रियली गुड, मतलब रियली स्मार्ट स्ट्रैटेजी सर। और जीएस पेपर 2 और 3 की बात करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी मतलब करंट अफेयर्स ड्रिवन एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए हाउ डिड यू गो अबाउट 2 और 3 के लिए? मतलब 1 से तो बहुत अलग है सर, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने प्री वाले नोट्स रेफर नहीं किए, दोनों में ही किसी के लिए। एग्रीकल्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए आई रेफर टू शिविन सर्स क्लासेस, तो उसके नोट्स बने हुए थे मेरे पास अच्छे से। देन सर आई थिंक द बल्क ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर GS 2 and 3 वॉज डन इन द करंट अफेयर्स क्लासेस जो उस समय फोरम में हुई थी। दिपिन सर यूज्ड टू टेक दोज क्लासेस, तो दोज नोट्स रियली हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि वो बहुत कंसाइज थे। उसको मेरे को दोबारा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना था, ऑल्दो बनाए जैसे उसमें से जो चीज़ें याद नहीं थी दोबारा लिख के। बल्क ऑफ द प्रिपरेशन वाज दैट। देन अगेन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, उनके मॉडल आंसर्स में कुछ नया मिल रहा है क्या, तो उससे हर कीवर्ड पे या हर टॉपिक पे 1-1 या 2-2 पेज के नोट्स हो गए थे। जस्ट केप्ट रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह किए आपने, अटेम्प्ट किए थे खुद से? वो पिछले 2 सालों में कर लिए थे सर, तो इस बार आई जस्ट फ्लिप्ड थ्रू द पेजेस जो भी लिखा। ऑल्दो आंसर्स उतने अच्छे नहीं थे जो मैंने लिखे थे, बट अगेन कुछ मिल जाता है ना सर, कि उस टाइम पे ये कोट पता था मुझे तो उठा लेता हूँ यहाँ से जो भूल गया हूँ अभी, तो इट्स जस्ट दैट सर। जैसे आपने इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स प्रिपेयर करने की बात बताई जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट में, आई एम श्योर आपने 2 और 3 के लिए भी कुछ ऐसा किया होगा। और काफ़ी लोग ऐसे मतलब डेटा पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके जाते हैं। जी सर। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिड दैट रियली हेल्प इन द एक्चुअल एग्जाम? ये जो आपकी जैसे स्ट्रैटेजी थी, आपने तैयारी करी इसकी, अच्छे से प्रिपेयर करके गए आप, जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे इस बार की अटेम्प्ट में, जब आपका रैंक आया, तो इस चीज़ ने आपको काफ़ी हेल्प करी? डिड यू फील दैट? मतलब सर मार्क्स आर नॉट आउट येट, बट आई थिंक इसने की ही होगी। मतलब वाटर स्कार्सिटी पे आई थिंक हर पेपर में एक क्वेश्चन था, किसी ना किसी तरीके से दे आस्क्ड अबाउट वाटर एंड डिक्रीजिंग वाटर लेवल्स, इवन एथिक्स में भी। सर आप एक तो ये लिखो कि हाँ भाई पानी कम हो रहा है एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। एक ये लिखो कि नासा की एक रिपोर्ट है जो बता रही है इंडिया में 0.04 मीटर पर ईयर वाटर ग्राउंड वाटर लेवल इज रिड्यूसिंग। तो आई थिंक दूसरे वाले में पढ़ के ज्यादा ही मार्क्स देगा एग्जाम में। ऑफ कोर्स वो यूनिक है, पानी कम हो रहा है ये तो सभी लिखेंगे। जी सर, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है वो तो। तो आई थिंक इट गिव्स एन ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर, खासकर GS 3 में सर, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या करने से मार्क्स आते हैं उसमें। तो आई थिंक मेक इट एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, डोंट टेल एग्जामिनर व्हाट यू थिंक, टेल एग्जामिनर व्हाट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। आई थिंक किसी स्कॉलर ने कुछ बोला है, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में किसी प्रोमिनेंट स्कॉलर ने किसी, जैसे रशिया यूक्रेन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये मुझे मेंस में नहीं बताना है, ये मैं इंटरव्यू में बताऊँगा। मेंस में मुझे ये बताना है कि से प्रताप भानु मेहता सर ने क्या लिखा था कभी, या कोई कीवर्ड मुझे मिल जाए, मल्टीपोलैरिटी, मल्टीवेक्टर अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक क्राइसिस फॉर एग्जांपल। आई थिंक ये सब बहुत काम आता है सर। फिर सर क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे थे मेंस में जिसके बारे में नहीं पढ़ा था इन 3 महीनों में। वहाँ पे सर यही सब जो पढ़ा है इधर उधर से जोड़ तोड़ के एक आंसर बनाना होता है, वो आंसर बना के ही लिखेंगे सर। लेकिन आपका बनाया हुआ आंसर किसी और के बनाए हुए आंसर से अलग कैसे लगेगा, वो बस लगना चाहिए कि आपने बना के नहीं लिखा है। आई थिंक कीवर्ड्स, डेटा फैक्ट्स वो इंश्योर करते हैं। तो आई थिंक एक जो ब्रॉडर पॉइंट मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने आंसर को यूनिक कैसे बनाना है इस पर काफ़ी काम किया है, कि यार बाकियों से मैं अलग कैसे स्टैंड आउट करूँ। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न फ्रॉम अभिषेक स्ट्रैटेजी, कि नॉर्मल बुक्स, रेगुलर बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स सारे करके जाएंगे, नोट्स पढ़ के जाएंगे, बट आपको खुद से बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने आंसर को बाकियों से अलग कैसे बना सकते हो, एंड उसके लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब डायरेक्टली परोस के दे देगी, आपको वो, और रिसोर्सेज वही हैं, वही अखबार है, वही किताबें, सब चीज़ वही है, लेकिन उससे आप डिराइव क्या कर रहे हो और उसमें से क्या निकाल रहे हो अपने आंसर्स को रिच बनाने के लिए, इज ऑल दैट मैटर्स, एंड दैट कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, आई गेस, है ना। एंड आई थिंक जब अभिषेक के मार्क्स आ जाएंगे तो शायद वो चीज़ वैलिडेट भी हो जाए। रैंक से तो खैर वैलिडेट हो ही रही है तो ठीक है, GS 4 की बात करते हैं, एथिक्स की, जो सबके लिए बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है टू, कि कैसे करें तैयारी, कितनी करें तैयारी, है ना। तो हाउ डिड यू गो अबाउट एथिक्स? सर एथिक्स में तो जितना पढ़ो उतना कम है।
तो आई थॉट कि जितना कम पढ़ के काम चल जाए उतना अच्छा है। ओके सर मतलब क्लूलेस था क्योंकि खुद से पढ़ रहा था घर पे, तो कौन सा सोर्स पढूं, कोई बोल रहा था ये बुक, कोई बोल रहा था डिकोड एथिक्स। देन सर काफ़ी सारे टॉपर्स ने सजेस्ट कर रखी थी, तो आई पिक दी फोरम की रेड बुक। एट दैट टाइम आई वाज नॉट एसोसिएटेड विद फोरम, और मैंने कोचिंग नहीं ली थी तब तक। ओके बट द बुक रेजोनेटेड विद मी, पढ़ने में मज़ा आने लगा। तो आई पहले तो मैंने ऐसे ही एक नॉवेल की तरह पढ़ी वो बुक, देन इन द सेकंड रीडिंग मैंने अपने नोट्स बना लिए उस बुक में से। आई थिंक 60-70 पेज के नोट्स बने थे। उसके बाद सर आंसर्स लिखे थ्योरी वाले पार्ट के, PYQs के, पिछले 2 सालों में। केस स्टडीज़ मैंने नहीं लिखी थी इस वाले प्रीलिम्स निकलने से पहले। वो केस स्टडीज़ में जो भी किया इसी के बीच में किया। आई थिंक सर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स के पेपर का। तो सर कम से कम नोट्स बहुत बार रिवाइज कर लिए, जिससे कि क्वेश्चन आते ही समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा एथिक्स पढ़ा है तो वो मैं लिख नहीं पाऊंगा, समझ पाऊंगा, लेकिन मैंने कम पढ़ा है तो मैं लिख पाऊंगा, भले मैं समझ ना पाऊँ। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल टेक ऑन दिस पेपर, जहाँ पे आई थिंक कम पढ़ने से आप शायद ज़्यादा नंबर ला सकते हो। वो इस तरह का प्रॉबेबली पेपर है। क्योंकि सर क्वेश्चन पढ़ते ही मैं लिखूं क्या ये दिमाग में नहीं आता है एथिक्स में। ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन में बोल रहा है इंटेग्रिटी ज़रूरी है और रखनी चाहिए पब्लिक सर्विस में, इसका क्या यूज़ है। मैंने बहुत पढ़ा इंटेग्रिटी के बारे में, किसी ने ये बोला है, कुछ ये है, 10 पॉइंट पढ़े हैं, कैसे इंश्योर करूं, बट अब क्या लिखूं इसमें क्वेश्चन। तो वही सर वो तब काम आता है जब मैंने पढ़ा ही बहुत कम है इंटेग्रिटी के बारे में, तो मेरे को उसी नॉलेज को यूज़ करके इस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है। मैंने पढ़े हैं 10 एग्जाम्पल्स बेसिकली पढ़े हैं इन टोटल, और सर एक एग्जाम्पल, एक मतलब कोई इंटीग्रिटी का एग्जांपल ऐसा नहीं होगा जिसमें करेज ना हो। तो सर वो एग्जांपल दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है, तो उसी तरीके से काम किया। ठीक है। GS 1, 2, 3, 4 के अलावा एस्से, अगेन अ हेडेक फॉर मैनी एस्पिरेंट्स कि यार एस्से को कैसे तैयार करेंगे, करें या ना करें। ये भी एक सवाल रहता है कि यार अलग से कुछ प्रिपेयर करें इसके लिए, या GS की नॉलेज से ही काम चल जाएगा। तो हाउ डिड यू गो अबाउट एस्से पेपर? मतलब सर आई डोंट थिंक आई एम अ गुड पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं बचपन से ही लिखने में अच्छा था। ओके। माय फादर इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड वो कॉन्स्टेंटली हमको कुछ देते रहते थे लिखने के लिए कि राइट समथिंग ऑन दिस, राइट अ पेज ऑन दिस। कॉलेज में भी ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करता था। देन सर इन माई कॉलेज आई वॉज अ पार्ट ऑफ डेबसॉक, द डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ NIT भोपाल। तो वो आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन का आर्ट तब सीख लिया था कि कोई भी रैंडम मोशन मिल जाए तो आपको 15 मिनट के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, एंड देन उनको सब्सटेंशिएट कैसे करना है एग्जाम्पल से। तो आई थिंक उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही थी। बगैर बताए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है। आई नो इट्स टफ। अब जैसे सर मैं बोलूँगा कि मैंने कभी अलग से कंटेंट लिखा नहीं कहीं ऐसे के लिए, बट बहुत सारे लोगों के लिए नहीं काम करेगी सर वो चीज़। तो इफ़ योर जर्नी इज सिमिलर टू मी, आई थिंक राइटिंग एज मेनी एसेज एज पॉसिबल ये सबके लिए काम करेगा सर। कि अगर आप 30 ऐसे लिख लेते हो ओवर द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आपको ऐसे में बैठ के ये नहीं सोचना होगा कि मैं ब्रेनस्टॉर्म कैसे करूँ या मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसे का, वो इम्बाइब हो जाएगा आपके दिमाग में। कंटेंट के लिए यू कैन मेक अ सेपरेट कॉपी जहाँ पे आप कोट्स, एनेक्डोट्स, पोएम्स, अगेन सर वो इंट्रो के लिए मेरे को ये पोएम अच्छी लगती है। जैसे एक पोएम थी सर 9th क्लास में, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इफ आई एम राइट। तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो वर्बली याद थी 9th क्लास में। तो मेरे को जिस भी ऐसे में स्कोप मिलता था ना वो पोएम डालने का, मैं डाल देते थे। और सर लकीली वो डायरेक्ट हिट हो गया असली पेपर में। तो मुझको नहीं सोचना था कि इंट्रो में क्या डालना है, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है वो। ऐसे अगर आपने कहीं लिख रखी है, कोई आपने एनेक्डोट लिख रखा है लॉर्ड बुद्धा का जो रेजोनेट होता है, तो अगर वो टॉपिक से लिंक हो रहा है और डिमांड को एड्रेस कर रहा है, तो डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। तो ऐसी सब चीज़ें एक जगह लिख लो जो अगर टॉपिक से एड्रेस हो और आपको डालनी ही है। आई थिंक उसको बार बार रिवाइज करोगे, ऐसे में कंटेंट एनरिचमेंट वहाँ से हो जाएगा, और स्ट्रक्चर तो लिख के आ ही जाता है सर। एंड सिंस अभिषेक यू मेंशन कि यार बचपन से ही आपकी एक राइटिंग एबिलिटी डेवलप कर ही रहे थे, बट आंसर राइटिंग को लेके मैं फिर भी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आंसर राइटिंग आपको चैलेंज लगती थी? हाउ डिड यू गो अबाउट कि खुद से काफ़ी आंसर्स लिखे, या एक नॉर्मल एवरेज प्रैक्टिस करी, थोड़े बहुत पेपर्स लिखे एंड देन यू वेंट ऑन गिविंग मेंस एंड क्रैकिंग इट? नहीं सर, बहुत सारे आंसर्स लिखे थे, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर मेंस। राइट एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए सॉल्व एज मेनी MCQs एज पॉसिबल। जो लास्ट में करना है वही करते रहो सर। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का ही था सर। मतलब 2 साल प्रीलिम्स के बाद 3 महीने जब मैं टेस्ट सीरीज लिखता था, तो लास्ट में आते आते इस कगार पे पहुंचता था कि पेपर खत्म 3 घंटे में हो जाता था। लेकिन फिर अगले साल आप लिखोगे तो फिर वही उतना ही अटेम्प्ट हो पा रहा है कि 2 15 मार्कर्स छूट रहे हैं या 3 छूट रहे हैं। तो सर इस बार भी मैं पहुंच गया था उस स्टेज तक, लिखते लिखते पहुंच जाते हो। सर एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देयर आर 2 अप्रोचेस टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज में पेपर लिख रहे हो, तो आइदर यू राइट फॉर 2.5 hours एंड रिड्यूस दैट टाइम टू 3.5 hours एंड रिड्यूस दैट टाइम टू 3 hours एज यू गो अहेड, और यू राइट 17 questions in 3 hours
एंड इंक्रीज द कंटेंट यू आर राइटिंग इन 3 hours. तो आई थिंक सर मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ और बिलीव करता हूँ कि सेकेंड अप्रोच इज बेटर. आप 3 घंटे में लिखो, आप जितना भी लिख पा रहे हो. जब आपके दिमाग को ये फील होता है ना सर कि छूट गया मेरा पेपर, तो अगली बार वो फास्ट लिखता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू 3.5 घंटे को 3 घंटे में कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 17 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक जाना आसान है. मतलब आई हैव सीन फ्रेंड्स डूइंग दी फर्स्ट वन और उनको ज़्यादा इशू आए टाइम मैनेजमेंट में. 3 महीने में नहीं हो पाया वो कवर, लेकिन ये वाला गैप कवर हो गया मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का और मेरा भी. ऑल्दो सर एक्चुअल एग्जाम में फिर भी इशू आया टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी जगह. जी सर. क्या इशू आया एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठे थे? सर मतलब लास्ट सिमुलेटर और जो सिमुलेट करके मैंने 2 दिन में 4 जीएस के पेपर लिखे थे, उसमें 4 कंप्लीट हुए थे. बट सर एक्चुअल एग्जाम में हर पेपर में मुझको 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. अच्छा. आई एंश्योर्ड कि हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हो, बट लास्ट के 10 मिनट में कभी 3 10 मार्कर्स लिखने हैं या कभी एक 15 मार्कर 1 10 मार्कर लिखना है 10 मिनट में. तो ऐसा हुआ है हर. सो व्हेन यू से कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो आंसर बिल्कुल ही छूट गए या थोड़ा बहुत कुछ बस फटाफट लिख के? नहीं, बिल्कुल ही नहीं छूटे सर. जैसे 1 worded पॉइंट्स लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई रिमेंबर एक क्वेश्चन था ट्विस्टर वाला. तो सर वो क्वेश्चंस वो थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो लिखते लिखते मैं जो बीच में छोड़ जाता था लास्ट में वही बचते थे. तो ट्विस्टर में मैं बस ये पकड़ता था कि इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे क्यों होते हैं और क्या है, तो आई विल राइट द डेफिनेशन, आई विल मेक द डायग्राम. यहाँ पे क्यों होते हैं, लाइक रीजंस फॉर देम अकरिंग इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. फर्स्ट पॉइंट द शेप ऑफ द कोस्ट, द सेकंड पॉइंट द प्रेशर वेरिएशन, द थर्ड पॉइंट द टेम्परेचर. इतना लिख के एकदम टू द पॉइंट. एक मतलब एक या 2 वर्ड के भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उन क्वेश्चंस में. एक डेफिनेशन रहेगी इंट्रो में, एक डायग्राम से थोड़ा सा पेज भर दूंगा, 3-4 पॉइंट लिखूंगा और फिर कंक्लूजन लिख दूंगा. तो सर ये आंसर हो जाता है 3-4 मिनट में, और इसकी आप शायद अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि मैंने की थी. पेपर लिखने, पूरा पेपर नहीं भी लिख रहे हो तो टेक अ क्वेश्चन कि इसका 4 मिनट में मैं कैसा आंसर लिख पाऊंगा, लेट्स सी. तो ये किया था सर कुछ बार. आई थिंक दैट हेल्प, और हर पेपर में मेरे को कुछ करना पड़ा 2-3 क्वेश्चन के साथ. तो आई थिंक सर यहाँ से ये मिथ भी बर्स्ट हो जाता है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखोगे तभी. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि एक्चुअली ये मिथ है बहुत बच्चों का कि यार, और एंड आई एम श्योर कि जब मेंस में ना जो आपका केस था, जैसे बच्चों के कुछ अगर छूट जाते हैं तो दे गेट पैनिक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा. जैसे मान लो GS1 का पेपर है, पहले हुआ और उसके बाद कुछ छूट गया, इतना पैनिक कर जाएंगे कि GS2 पे इम्पैक्ट आ जाएगा उसका, है ना. वाइल आई थिंक व्हाट यू जस्ट टोल्ड कि यार लिखा बट बड़ा टू द पॉइंट लिखा, और शायद स्टार्टिंग में फोकस भी 17 सवालों पे ही था, है ना, कि यार वो लिमिटेड क्वांटिटी पे है और उसमें अच्छे से करेंगे, और बाकी जो बचा वो एकदम टू द पॉइंट करके विल गो हेड. एंड प्रॉबेबली आई थिंक दैट मस्ट हैव पेड ऑफ. मतलब जब आपके मार्क्स आएंगे तो आई एम श्योर आपको और ज़्यादा बेटर आप कोरिलेट कर पाओगे अपनी स्ट्रैटेजी और एक्चुअल रिजल्ट. जी सर. ठीक है अभिषेक, अब एक बार क्विकली बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कैसा था आपका? सर इंटरव्यू से ज़्यादा एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन था. बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल. मैं बहुत कुछ सोच के गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा. कौन सा बोर्ड था आपका? ऑनरेबल बीबी स्वाइन सर का बोर्ड था. ओके. आई वॉज द लास्ट वन टू गो इन. अच्छा. और बाकी हर बोर्ड के सारे इंटरव्यूज खत्म हो चुके थे. आई वॉज द लास्ट वन इन दैट सर्कुलर हॉल. अकेला बैठा था क्योंकि सर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था हमारे बोर्ड का. तो वर यू नर्वस उस टाइम पे? क्योंकि उस सर्कुलर हॉल में नर्वसनेस बहुत होती है. आई कैन रिमेंबर माय ओन टाइम, है ना. तो उस टाइम तो मतलब तब तक लोग थे, तब तक तो मैं बातें करता ही रहा उनसे. बट जब सब चले गए तो थोड़ा फिर आई थॉट कि ज़्यादा नर्वस होऊंगा, उससे थोड़ा कम ही था ऑनेस्टली. ठीक है. फिर सर आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, बाकी बोर्ड्स ने लंच करना शुरू कर दिया, तो मुझे कम ही टाइम मिलेगा. तो कम ही चला सर, 15 से 20 मिनट के बीच में खत्म हो गया था इंटरव्यू. इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन था सर. और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि उन 15-20 मिनट में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था. इट वाज जस्ट 4 महीने में जो मेहनत की थी वो अपने आप बाहर निकल गई. यू कांट फेक इट सर देयर, क्योंकि मैं सोच के गया था कि ऐसे बोलूंगा, ये बोलूंगा, जो था वो अपने आप सामने निकल के आ गया था सर. कुछ तो होता है सर, मतलब मॉक से अलग वहाँ पे. आई थिंक इट्स द एटमॉस्फेयर. बिल्कुल सही बात है. सही बात निकल ही आती है सर. आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार, मतलब आप कुछ भी कर लो, जब आपके सामने 4 या 5 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका इंडिविजुअली 30 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप उनको पागल तो नहीं बना सकते. तो अगर आप किसी भी इस भ्रम में हैं कि यार मैं इंटरव्यू तक जैसे तैसे पहुंच के वहाँ पे कुछ फेक कर दूंगा, चाहे अपनी हॉबीज़ को लेके, चाहे अपने इंटरेस्ट को लेके, बैकग्राउंड को लेके, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, है ना. स्टे ऑथेंटिक. चाहे आपकी कुछ भी अपनी कोई भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो भी है, जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग, ओनली मंत्रा जो इंटरव्यू में आप जाते हुए कर सकते हो. ग्रेट. ठीक है अभिषेक, आपकी इस पूरी जर्नी में आई वुड लाइक टू आस्क कि स्टडी IQ ने आपकी कैसे हेल्प करी? सर आई रिमेंबर इन द इनिशियल डेज आई यूज टू, क्योंकि सर मैंने कभी न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा अपने प्रिपरेशन में. इंटरव्यू में पढ़ा, वो भी जितने कम में काम चल जाए अगेन, एक न्यूज़पेपर.
आई वॉज गिवन द सजेशन कि 2 पढ़ो 3 पढ़ो, बट नहीं हो पाता था सर। तो इनिशियल डेज में आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच दी करंट अफेयर्स लेक्चर्स, जो कोई भी मेजर टॉपिक होता था उस पर एक वीडियो आ जाती थी बहुत जल्दी स्टडी IQ की, तो वहाँ से देख के उस टॉपिक का अंदाज़ा लग जाता था। क्योंकि सर ऐसा होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो योर फ्रेंड्स थिंक कि आपको पता होगा इस टॉपिक के बारे में। तो सपोज इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो रही है, तो मेरे दोस्तों के ग्रुप पे दे यूज्ड टू मैसेज, क्या चल रहा है यार शर्मा इजराइल पैलेस्टीन में, बता थोड़ा। तो आई हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो सर उसके लिए पढ़ना पड़ता था, तो एक वीडियो मैं देख लेता था स्टडी IQ की मोस्टली सर। उसके बाद सर ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन आई गॉट इन टच विद IAS अनिल स्वरूप सर। ही इज एसोसिएटेड विद स्टडी IQ। द फीडबैक्स ही हैड गिवन दे रियली हेल्प्ड इन द इंटरव्यू, क्योंकि सर इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट आपको जो बताएंगे एक्चुअली वही उन्हीं का दूसरा रूप वहाँ बैठा है। तो सर बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिली, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी सर। तो एकदम क्विकेस्ट करंट अफेयर्स जानने के लिए स्टडी IQ का यूट्यूब आप देखते थे। वेल, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक अनिल स्वरूप सर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, इज चीफ मेंटर ऑफ आवर प्रोग्राम, और वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव हिम एज पार्ट ऑफ आवर टीम। तो ग्रेट। तो अभिषेक, जस्ट आई विल गिव यू द लास्ट वर्ड कि स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, उनको आप क्या कहना चाहोगे, और जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए व्हाट वुड यू वांट टू से? सर आई विल स्टार्ट विद द लेटर। वेरी इजीली सर आई कुड हैव बीन देयर एंड दे कुड हैव बीन हियर। आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड अगर मेरा नहीं होता। इट्स दैट टाइप ऑफ एग्जाम। अगर मेरी रैंक नहीं आती तो मैं खुद को कन्विंस कर लेता कि यार फिजिक्स में 40 नंबर का छूट गया इसलिए नहीं आई, या हर पेपर में 2 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ हुए इसलिए नहीं आई। आ गई तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे भूल जाएंगी, फेड अवे हो जाएंगी मेमोरी में से। लक का बहुत बड़ा रोल है सर इस एग्ज़ाम में। एक और बात सर कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि सिर्फ लक से भी नहीं निकलने वाला। जस्ट मेक श्योर कि जब लक अलाइन हो यू हैव डन योर पार्ट। अपनी प्रिपरेशन आप तैयार हो, ऐसा ना हो जब लक आपका साथ देने आए आप खुद ही तैयार नहीं हो। सर आई वॉज नॉट एट द पोजीशन जब मेरा इंटरव्यू ना निकला हो, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा। बट सर प्रीलिम्स आई थिंक उससे ज़्यादा ही बुरा लगता है। प्रीलिम्स ना निकलने से ज़्यादा बुरा लगता है इंटरव्यू ना निकलना। मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट सर पर वो लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं उस टाइम पे लाइफ में। मैं भी था सर, तब ऐसा लगता था कि कभी अप नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, बुरा ही बुरा हो रहा है, इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा, अब और क्या कर लूँ। नेचुरल है सर ये थॉट्स, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने कुछ बहुत गलत किया हो इसीलिए आपका नहीं हुआ हो। मे बी सम अनकंट्रोलेबल्स वेंट रॉन्ग। और जो भी प्रिपरेशन शुरू ही करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? उससे पहले सर एक चीज़, मैं अभी 1 महीने में प्रीलिम्स है तो उसके लिए भी बोलना चाहूँगा। हाँ, प्लीज़। जो अभी 1 महीने में प्रीलिम्स देने वाले हैं, आई थिंक सर इस टाइम पे स्टेइंग पॉजिटिव जितना ज़्यादा हेल्प करेगा उतना कुछ भी नहीं है। और वो इट्स ईजियर सेड देन डन, क्योंकि सर मॉक्स में नंबर नहीं आते अगर, तो लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है 2 साल से पढ़ने का। यहाँ 40 नंबर आए हैं अभ्यास में, क्या करूँ अब। नहीं भी आ रहे हैं ना सर तो भी स्टे पॉजिटिव, फेक योर पॉजिटिवनेस, क्योंकि सर वो बहुत हेल्प करती है असली एग्जाम में। 2 सवाल ज़्यादा ही सही करके आओगे अगर चिल रह के गए हो तो। मेरे 3rd अटेम्प्ट और पहले 2 अटेम्प्ट में ये काफ़ी बड़ा अंतर था। यहाँ पे मैं पॉजिटिव था, आई थिंक फ्रेंड्स थे साथ में, उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब क्रिएट कर रखी थी हमने उसकी वजह से। बट सर पॉजिटिव रहने का बहुत फ़ायदा होता है प्रीलिम्स में। और सर जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, शुरू में सर भटकना बहुत पड़ता है इस तैयारी में। आई फील कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ काम करेगी ये समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, मतलब प्रीलिम्स आपसे स्पेसिफिकली कुछ और डिमांड कर रहा है जो शायद नहीं समझ पा रहे। आई थिंक वो कहीं से नहीं, खुद कर करके ही समझ आती है। मुझको तो खुद कर करके ही आई। कोई बता भी देगा कि प्रीलिम्स फील बेस्ड एग्जाम है, उससे नहीं आपको आ जाएगी वो फील, आपको अटेम्प्ट्स करने ही पड़ेंगे। तो जस्ट कीप एट इट। लोज आएंगे जर्नी में, बस ये याद रखो, लो आया है तो फिर आगे कहीं हाई ही बन रहा होगा हाई ग्राफ में। ग्रेट। वेल अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, एंड रियली लव द क्लैरिटी, है ना, जो आपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिविटी और कन्विक्शन और क्लैरिटी से जो आपने अपना पाथ परस्यू किया। वेल, कंग्रेचुलेशंस टू यू, और आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम मुझे लगता है एस्पिरेंट का नहीं होता, कहीं ना कहीं वो जो पूरे परिवार इस जर्नी से जुड़ जाता है, एंड इट टेक्स अ लॉट। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।